हेलो फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम बाबर के बारे में जानेंगे, मुग़ल डायनेस्टी का फाउंडर। बात शुरू करते हैं बाबर की। तो बाबर ने इंडिया में मुग़ल डायनेस्टी फाउंड की। मुग़ल डायनेस्टी जिस समय बाबर ने फाउंड की, उस समय पूरी की पूरी मुग़ल डायनेस्टी चागाताई ब्रांच टर्किश से बिलोंग करती थी। जितने भी मुग़ल्स हमारे यहाँ हुए वो सब बेसिकली चागाताई ब्रांच के रहने वाले थे। चागाताई ब्रांच कौन सी ब्रांच थी? जो चंगेज़ खां थे, चंगेज़ खां के दूसरे बेटे, इनका नाम था चागाताई। ये एशिया और टर्किश में रूल करते थे। एशिया और टर्की में रूल करने की वजह से इन्हें जितने भी रूलर हुए वो चागाताई ब्रांच के कहलाए। बाबर का पूरा नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसका जन्म 14 फरवरी 1483 वैलेंटाइन डे के दिन हुआ था। पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा, माता का नाम था कुतलुग निगार खानूम। फरगना में बाबर का जन्म होता है। जिस समय बाबर के पिता मरे और बाबर फरगना के राजगद्दी पर बैठा, उस समय वह महज 11 साल का था। ईयर था 1494। बाबर के सामने सबसे बड़ा चैलेंज शायबानी खान के रूप में आया। 1501 में शायबानी खान ने 1501 में फरगना पर आक्रमण किया और बाबर को शरे पुल के युद्ध में हराया। तो ये वॉर इंपॉर्टेंट हो जाती है, इस बैटल को याद रखिएगा, शरे पुल। बाबर वहाँ से भागता है और मिडल एशिया में रहता है और बाबर प्लानिंग करने लगता है कि किस तरीके से वो अपना साम्राज्य वापस ले। बाबर जब हारा क्यों? जब वो इसके इंट्रोस्पेक्शन में लगा हुआ था तो उसने देखा कि शबीगानी खान को, शायबानी खान को तुलगुमा टेक्निक इस्तेमाल करने का एडवांटेज मिला था। तुलगुमा टेक्निक याद रखिएगा, ये वो टेक्निक है जो अभी बाबर आने वाले टाइम पर इंडिया में इस्तेमाल करेगा। शायबानी खान ने तुलगुमा टेक्निक का यूज़ कर बैटल ऑफ शरेपौल में बाबर को हरा दिया। इसके बाद बाबर वापस आता है और उसने सबसे पहले काबुल को जीता 1504 में। बाबर एबॉलिश हिज एंसेस्टर्स टाइटल, हमने अभी देखा था उसके पिता का नाम मिर्ज़ा था, वो मिर्ज़ा टाइटल हटाकर खुद के लिए पादशाह टाइटल का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिस समय उसने काबुल पर जीत हासिल की। बाबर काबुल पर बैठा हुआ है। इंडिया में उस समय इब्राहिम लोधी है और इब्राहिम लोधी के एक चाचा हैं आलम खां। इब्राहिम लोधी बातचीत करने में बहुत ही बदतमीजी से बात करता था, तो इसलिए आलम खां को उसकी बहुत सारी बातें बुरी लगती थी। ही इन्वाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया एक्सप्रेसिंग हिज राइट ऑन द दिल्ली थ्रोन, और इसलिए आलम खां ने बाबर को इनवाइट किया कि आप इंडिया आइए, इब्राहिम लोधी को हराइए और मैं दिल्ली की सल्तनत का सही वज़ीर हूँ और मुझे ही राजा बनना चाहिए। तो इस तरीके से आलम खां ने बाबर को इनवाइट किया जब बाबर काबुल में था। 1524 में जिस समय बाबर की फोर्थ कैंपेनिंग थी, फोर्थ कैंपेनिंग के टाइम सुल्तान इब्राहिम लोधी जो कि दिल्ली में बैठे हुए थे और दौलत खां जो कि पंजाब के गवर्नर थे, इन दोनों के बीच अनबन हो जाती है। इब्राहिम लोधी आदेश देते हैं दौलत खां को जो कि पंजाब के गवर्नर थे कि आप दिल्ली आइए और हमसे मिलिए, लेकिन दौलत खां इब्राहिम लोधी के आदेश की नाफरमानी करते हुए अपने बेटे दिलावर खां को बाबर के पास भेजता है और बाबर से रिक्वेस्ट करता है कि बाबर आप हमारा साथ दें, इब्राहिम लोधी को हराएं और इब्राहिम लोधी को दिल्ली की गद्दी से हराकर जो इब्राहिम लोधी के चाचा हैं आलम खां, उन्हें इब्राहिम लोधी की जगह दिल्ली का सल्तनत सौंपे। बाबर के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। अच्छा, इस फैक्ट को बहुत सारी किताबों में नहीं मेंशन किया गया, बट बाबर के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्यों थी? क्योंकि बाबर के पास राणा सांगा का इनविटेशन पहले से था। राणा सांगा राजपूताना वाले एरिया में एक्टिव किंग थे, तो राणा सांगा ने भी बाबर को इनविटेशन भेजा था दिल्ली पर आक्रमण करने का, लोधी डायनेस्टी के अगेंस्ट, इब्राहिम लोधी के अगेंस्ट। लेकिन आगे चलकर बाबर और राणा सांगा इन दोनों के बीच भी युद्ध होगा खानवा का, तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना जरूरी है। तो आपको दौलत खां के बारे में पता चल गया जो कि पंजाब का गवर्नर था, साथ ही साथ इब्राहिम
इब्राहिम लोदी के चाचा के बारे में पता चल गया, आलम खां के बारे में, जो कि ये प्लान कर रहे थे कि वो राजा बनेंगे। तो इस तरीके से बाबर के सामने ये अपॉर्चुनिटीज़ आईं और बाबर ने 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये बैटल होती है और इब्राहिम लोदी को हराते हुए इब्राहिम लोदी को मार देते हैं। नाउ बाबर को किस चीज़ का फ़ायदा मिला और बाबर आखिरकार थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जीत क्यों गया जबकि बाबर की सेना कम थी? दोस्तों, बाबर जीता था अपनी आर्टिलरी की वजह से। बाबर की आर्टिलरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी और यही उसके जीत का कारण भी थी। इब्राहिम लोदी की आर्मी नंबर में ज़्यादा थी, लेकिन इसके बावजूद फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। नौ इब्राहिम लोदी को बैटल ग्राउंड में ही मार दिया जाता है। इसके बाद दिल्ली और आगरा वाला पूरा रीजन बाबर के कंट्रोल में आ जाता है। बाबर डिक्लेयर हिमसेल्फ द रूलर इन 1526 और बाबर इब्राहिम के चाचा आलम खां को भाव न देते हुए खुद को यहाँ का रूलर बना लेता है और इस तरीके से इंडिया में मुग़ल एम्पायर की स्थापना हो जाती है। बाबर ने तुलुगमा टेक्निक का इस्तेमाल किया था। याद है सुर वाली बैटल में बाबर हारा था और बाबर वहाँ से तुलुगमा टेक्निक को लेकर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में यूज़ करता है और जीत जाता है। द ह्यूज आर्टिलरी ऑफ बाबर वॉज वन ऑफ द मेन रीज़न बिहाइंड हिज विक्टरी। तो आर्टिलरी का बहुत बड़ा हाथ था बाबर की विक्टरी में। उस्ताद अली कुली ये वो व्यक्ति थे जो बाबर की आर्टिलरी को लीड कर रहे थे। साथ ही साथ बैटल ऑफ गनर्स की एक बटालियन थी जिसे मुस्तफ़ा लीड कर रहे थे। बाबर की जीत के बाद और बाबर की जेनरिसिटी को देखते हुए बाबर को उसके लोगों ने कलंदर का टाइटल दे दिया था। दोस्तों, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इंडियन लैंड में लड़ी गई पहली ऐसी बैटल थी जिसमें कैनन्स का यूज़ हुआ था। पहली बार किसी बैटल में कैनन का यूज़ हो रहा था। बाबर अनाउंस जिहाद इन द बैटल ऑफ खानवा। तो बाबर बैटल ऑफ पानीपत तो जीत चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं राजपूताना से राणा सांगा बाबर के लिए चैलेंज थे। तो बाबर ने जिहाद अनाउंस किया। जिहाद का मतलब होता है कि न्याय के लिए या धर्म को बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ी जाए। ये एक पॉलिटिकल टेक्टिक थी। बैटल ऑफ खानवा होता है। बैटल ऑफ खानवा 1527 में लड़ा गया और बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया। बाबर ने राणा सांगा को बैटल ऑफ खानवा में हराया और बैटल ऑफ खानवा में हराने के बाद इसने गाजी का टाइटल एक्सेप्ट कर लिया। तो जब उसने काबुल जीता था तब उसने पादशाह खुद को कहा। फिर उसके बाद जेनरसिटी की वजह से इसे कलंदर कहा जाने लगा और बैटल ऑफ खानवा में जब राणा सांगा को हराया तब इसने काजी का टाइटल एक्सेप्ट किया। 1528 में बाबर ने चंदेरी पर अटैक कर चंदेरी फोर्ट को अपने कब्जे पर कर लिया और यही वो वॉर थी जिसमें मदनी राय मारा गया। फिर इसके बाद अगली बैटल आती है बैटल ऑफ घाघरा। बैटल ऑफ घग्गर या बैटल ऑफ घाघरा ये 1529 में हुई, जिसमें बाबर ने महमूद लोधी को हराया था। बाबर इस बैटल को जीतता है और बाबर के द्वारा इंडिया में लड़ी गई 1529 की जो बैटल थी, बैटल ऑफ घाघरा, ये लास्ट बैटल थी। तो बाबर ने जो आखिरी लड़ाई लड़ी वो बैटल ऑफ घग्गर थी। बाबर ने अपने सिस्टम को चलाने के लिए, एम्पायर बड़ा होता जा रहा था, दिल्ली भी आ गया था, आगरा भी आ गया था, नॉर्थ इंडिया का बाकी एरिया भी आ गया था, साथ ही साथ काबुल वाला एरिया तो था ही। इतने बड़े एम्पायर को चलाने के लिए उसने अलग अलग सिस्टम्स का इस्तेमाल किया। उसने अलग अलग जगह के गवर्नर बनाए। उसने बदख्शान का गवर्नर उसने हुमायूं, मीर फ़ख्र अली, हिंडल और मिर्ज़ा सुलेमान को बनाया। काबुल का गवर्नर, कांधार और मुल्तान ये कामरान के अंडर में दे दिए। मीर यूसुफ को उसने पंजाब का गवर्नर अपॉइंट किया और इस तरीके से भीरा, लाहौर, दीपालपुर, सियालकोट, सरहिंद और हिसार फुर्जू मीर यूसुफ खां के अंडर में आ गए।
दोस्तों जो राजस्थान वाला रीजन था, राजस्थान वाला रीजन बाबर के कंट्रोल से बाहर था, ठीक है, क्योंकि राजस्थान में सिर्फ सांगा साहब ही नहीं थे, राणा सांगा ही नहीं थे, क्योंकि राणा सांगा से तो वो जीत गया था, लेकिन बहुत सारे और ऐसे छोटे छोटे राजा थे जो यहाँ पर काम कर रहे थे। अब बात आती है कि बाबर के टाइम पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको कलर कोडिंग के थ्रू मिल जाएगा। ये वाला जो रीज़न है ये वाला बाबर के अंडर का रीज़न था। फिर इसके बाद 1605 में मुग़ल एक्सपेंड करते करते इतने एरिया को इन्होंने जीत लिया था। इसके बाद 1707 में जिस समय औरंगजेब मरा, औरंगजेब के टाइम पर इतना पूरा एरिया, ये जहाँ पर रेड डॉट से मैं इंसर्कल कर रहा हूँ, इतना पूरा एरिया ये जो था ये औरंगजेब के मरने के समय मुग़ल का हिस्सा हो चुका था। नाउ द फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर वॉज बाबर। बाबर का पूरा नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, और इसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसमें इसने अपनी लाइफ के अलग अलग इवेंट्स लिखे थे। बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी थी वो टर्किश लैंग्वेज में लिखी गई। इसका नाम था तुजुके बाबरी या बाबरनामा। बाबरनामा या तुजुके बाबरी हमारे हिस्ट्री को जानने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है। बाबर ने बाबरनामा में सिर्फ दो ऐसे एम्पायर हैं जिनका जिक्र किया है, एक है विजयनगर और दूसरा है मेवाड़। विजयनगर में कृष्णदेव राय के बारे में इसने बताया, मेवाड़ में राणा सांगा जी के बारे में इसने बताया। बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में उस समय पूरी दुनिया के बारे में लिखा था। सो दैट्स वाई द ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय बाबर हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस एमंग द ऑटोबायोग्राफीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। बाबरनामा टर्किश लैंग्वेज में लिखी गई थी। अब्दुल रहीम खाना जो थे उन्होंने बाबरनामा को टर्किश से पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था, ठीक है। तो ट्रांसलेशन आपसे पूछा जा सकता है कि बाबरनामा को टर्किश से पर्शियन में कन्वर्ट किसने किया? अब्दुल रहीम खाना ने। साथ ही साथ बाबर पढ़ा लिखा था तो उसने कुछ वर्सेस भी कंपोज किए थे। बाबर के कंपोज किए हुए वर्सेस अगर आप देखेंगे तो एक दीवान टर्किश टेक्स्ट है, उसमें आपको बाबर के लिखे हुए कॉम्पोजिशंस वर्सेस मिल जाएंगे। ही रॉट मुबाय्यान एक इम्पॉर्टेंट किताब है जो कि मुस्लिम लॉज़ के ऊपर लिखी गई है, ये बाबर ने लिखी थी। तो आपसे क्वेश्चन दोनों तरीके से हो सकते हैं, पहला तो मुबाय्यान क्या है, दूसरा मुबाय्यान किस चीज़ के बारे में लिखी गई है। इसके बाद आ जाते हैं रिसाल ए उसाज या किताब बाबरी। इट वॉज रिटन बाय द बाबर is considered as the most innovative stylish form। इसमें पिक्चर वगैरह ऐसे डालकर ऐसा लिखा गया है। तो रिसाल ए उसाज ये बाबर ने लिखा था, साथ ही साथ इसमें अलग इनोवेटिव स्टाइल का भी इसने यूज़ किया था। मुग़ल एम्परर बाबर्स आर्मी चीफ मीर बाकी बिल्ट बाबरी मस्जिद इन अयोध्या। अयोध्या में बाबरी मस्जिद को लेकर जो बवाल चलता है, बाबर का आर्मी चीफ था मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद बनवाई थी अयोध्या में। ओके, इसके बाद हमारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। दोस्तों क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, तो यहाँ तक अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप बिल्कुल मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। साथ ही साथ अगर एफर्ट पसंद आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ दे सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम MCQ की प्रैक्टिस करेंगे और ये सारे MCQ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे।